हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कानून वाला। ना हम लोग इसमें अभी तक हमने जो दो प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उसी को हम लोग यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो रहेंगे, एक एक दो दो लाइन वाले जो रहेंगे, उस पर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। जैसे पूछा जाता है कि इंडियन पीनल कोड कब इनेक्टमेंट में आया, तो हम बोल सकते हैं 1 जनवरी 1962 को ये आईपीसी जो है वो इनेक्टमेंट में आया था। फिर हम बात करें, हम लोग हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोग ने ब्लैकस्टोन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, स्टीफन की और ऑस्टिन की, इन चारों की हम लोग ऑफेंस की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने वुल्फेंडन कमेटी के बारे में पढ़ा था कि वुल्फेंडन कमेटी ने 4 पॉइंट बताए थे। पर्सन होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, एक्टस रियस होना चाहिए और किसी पर्सन को डैमेज होना चाहिए या लॉस होना चाहिए, तो ही हम बोलेंगे कि वहां पर अपराध कारित हुआ है। अब वुल्फेंडन कमेटी की बात करें तो मेरे पास एक हिंदी में लाइन लिखी हुई है कि आपराधिक विधि के प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण को उजागर करती है। प्रतिक्रियात्मक मतलब हम बोल सकते हैं कि वो क्रॉस प्रोसीजर को या क्रॉस एक्ट को बताती है कि कैसे कोई एक्ट होता है, प्रतिक्रियात्मक एक्ट को। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें कि किसी अपराध की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, क्या क्या पोजीशंस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ अपराध होता है, किस फ्लो पर अपराध बहता है या उसका एक फ्लो क्या होता है, या हम उसका बोलते हैं कि उसकी ट्रेल क्या होती है। ट्रेल मतलब उसका तरीका क्या होता है कि कैसे कोई अपराध बनता है। तो सबसे पहले आता है इंटेंशन। किसी भी अपराध में सबसे पहले इंटेंशन होना जरूरी है। इंटेंशन मतलब मेंस रिया। उसके बाद आता है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर होता है अटेम्प्ट और उसके बाद आता है रिजल्ट हम क्या बोलते हैं कि जो क्राइम है वो हो गया है, ठीक है। तो किसी भी अपराध में ये 4 स्टेजेस होती हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और फिर जो रिजल्ट हमने चाहा गया है वो। इसके अलावा हम बात करें कि एक मैगजिम है, मैगजिम में लिखता हूं यहां पर, नल्लन क्रिमेन सिने लेगे नल्ला पोएना सिने लेगे। नल्लम क्रिमेन सिने लेगे, नल्ला पोएना सिने लेगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये नॉन असेसिबिलिटी ऑफ क्राइम को, या अपन बोल दें कि ये वैधानिकता, लीगलिटी को रिप्रेजेंट करता है। लीगलिटी ऑफ द प्रिंसिपल या डॉक्ट्राइन। ये क्वेश्चन आया है एमसीक्यू में कि ये नॉर्मली पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, बट यहाँ पूछा गया था कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लीगलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डॉक्ट्राइन की या किसी एक्ट की लीगलिटी को रिप्रेजेंट करने की काम करता है। इसको नॉन असेसिबिलिटी भी कई बार लिखा हुआ आया है। फिर हम बात करें कि अगर ये बोले कि कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी कब डिराइव होती है, या उसके 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी के 2 एलिमेंट्स, 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होंगे, तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले ये बताया गया था केस फाउलर वर्सेस पेजेट में।
फाउलर, WLER, फाउलर वर्सेस पेजेट। फाउलर वर्सेस पेजेट का 1798 का केस है, फाउलर वर्सेस पेजेट। इस फाउलर वर्सेस पेजेट के केस में सबसे पहली बार बताया गया था कि क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो इसको बताया गया था मेंस रिया और दूसरा था एक्टस रियस। मेंस रिया और एक्टस रियस। फाउलर वर्सेस पेजेट के केस में 1798 में पहली बार रिप्रेजेंट किया गया था। कई बार क्वेश्चन आया है कि पहली बार कौन से एक्ट में रिप्रेजेंट किया गया है क्रिमिनल लायबिलिटी की टू इंपॉर्टेंट थिंग्स को। तो फाउलर वर्सेस पेजेट के केस में 1798 ये भी पूछा गया है कि व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। तो एक्टस रियस और मेंस रिया, या मेंस रिया और एक्टस रियस ना। आगे हम बात करें कि केवल कृत्य ही दोषपूर्ण नहीं है, उसके लिए आपराधिक मनःस्थिति का होना भी जरूरी है, या जिसको हम लोग अगर मैक्सिम में रिप्रेजेंट करें तो एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। तो ये मैक्सिम जो होती है एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, ये किस लॉ से ली गई है? तो ये इंग्लिश कॉमन लॉ से ली गई है। इंग्लिश कॉमन लॉ से ली गई है। कौन सी मैक्सिम? एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया ये इंग्लिश कॉमन लॉ की एक मैक्सिम है। और वहाँ के जो कॉमन लॉ के जो न्यायालय थे, वहाँ के जो कोर्ट्स थे, उनके लिए ये उनके जजमेंट्स के द्वारा ये डिराइव हुई है। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, तो हम लोग बात करेंगे कि आपराधिक मनःस्थिति में क्या क्या शामिल होता है, मेंस रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेंस रिया में सबसे पहला जो होता है वो होता है इंटेंशन। हालांकि हम लोग सब देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड हैं जिससे मेंस रिया को डिफाइन किया गया है, कौन कौन से वर्ड्स को। मेंस रिया कहीं आईपीसी में नहीं लिखा हुआ है, बट कुछ वर्ड्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मेंस रिया को। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो तीन हैं मेंस रिया के लिए। पहला लिखा हुआ है इंटेंशन, दूसरा लिखा हुआ है नॉलेज, DGE नॉलेज। उसके अलावा बात करें कि ओमिशन या उपेक्षा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, किसी चीज को निगलेक्ट करना, ये जो है इससे रिप्रेजेंट किया गया है मेंस रिया को ना। उसके अलावा हम बात करें कि हम लोगों ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से हो सकते हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या फिर हम बात करें कि वो बाइगेमी, पॉलीगेमी भी आ जाएगा, पॉलीएंड्री भी आ जाएगा, और एब्डक्शन भी इसी में आएगा, और अपमान लेख, डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स करना। तो तीन चार चीज़ें हमको याद रखना पड़ेंगी। पहला आ जाएगा डिफेमेटरी, कोई स्टेटमेंट किया हो, एब्डक्शन किया हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हो, या बाइगेमियस एक्टिविटीज़ करी हो। यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगती है, यहाँ पर मेंस रिया की ज़रूरत नहीं होती है। फिर कई बार यह क्वेश्चन आता है कि मेंस रिया के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया, उसको पुनर्जीवित किसमें किया गया था। पुनर्जीवित मतलब ये बीच में एक्सटिंक्ट हो गया था, यूज में नहीं ला रहे थे इसको मेंस रिया को, बट मेंस रिया को वापस से यूज में लाया गया था 1946 में। अपन ने 1798 में बात करा कि 1798 में पहली बार मेंस रिया को लेके आए थे फॉलर वर्सेस पेजेट में। फॉलर वर्सेस पेजेट में लाने के बाद में कई सालों तक इस मेंस रिया का रिलेटेड कोई केस लॉज नहीं आए, बट वापस से 1946 में हम बात करें तो ब्रैंड वर्सेस वुड्स के केस में, ब्रैंड वर्सेस वुड्स के केस में 1946 का केस था।
ब्रेंड वर्सेस वुड्स। इस ब्रेंड वर्सेस वुड्स में वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया था मेंस रिया को, ब्रेंड वर्सेस वुड्स। फिर हम बात करें कि सबसे पहली बार मेंस रिया का सिद्धांत किसने लाए थे, मतलब ब्रिटिश कानून में किसने लाए थे। तो हम बात करें कि कॉक्सीजे जो थे, कॉक्सीजे जो थे, उन कॉक्सीजे ने पहली बार एक थेफ्ट के केस में, चोरी के केस में सबसे पहली बार मेंस रिया को इंट्रोड्यूस किया था। वर्ड जो था मेंस रिया, उसको उन्होंने किसी जजमेंट में लिया था। फिर एक केस आता है कि कौन सा ऐसा केस लॉ है, कई बार ऐसे केस लॉस पूछे जाते हैं, हालांकि हम लोग केस लॉ पढ़ चुके हैं, जैसे आर वर्सेस प्रिंस है, या क्वीन वर्सेस हम लोगों ने पढ़ा है कि क्वीन वर्सेस टॉल्सन है, या फिर हम बात करें कि शिराज वर्सेस डिरूडसन है। उसके अलावा हम लोगों ने बात किया है कि हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर्स कॉरपोरेशन है, या हम बात करें कि सबसे पहली बार जो इंडिया में लिया गया वो था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज, या हम बात करें नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इन सभी केसेस में मेंस रिया को डिफाइन किया गया है, लिया गया है। फिर हम लोगों ने वुल्फेंडन कमेटी के बारे में पढ़ा, इसके देखा हम लोगों ने कि कैसे कैसे केस लॉज हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि एक कंफ्यूजिंग मैटर है कि क्या मेंस रिया का सिद्धांत भारत में लागू होता है, और नहीं होता है तो किस में ऐसा बोला गया। तो बेसिकली देखा जाए तो आपराधिक विधि में ये कहीं से कहीं तक संहिताबद्ध नहीं है, और ये माना जाता है कि कानून उसी को मानना चाहिए जो लिखा हुआ हो। तो इसलिए ये एक कन्फ्यूजन का बना सब्जेक्ट कि कहीं पर लिखा हुआ तो है ही नहीं कि मेंस रिया कहीं पर है। अपन ने जैसे बात करी, जब अपन ने इंटेंशन के बारे में, नॉलेज के बारे में, ओमिशन के बारे में पढ़ा, तब कहीं से कहीं तक लिखा हुआ तो है ही नहीं। तो फिर वर्ड्स डिफाइन करे गए कि हाँ, इन वर्ड्स के कारण हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये मेंस रिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हम बात करें वॉलेंटरली देखें तो वॉलेंटरली हमको सेक्शन 39 में डिफाइन किया गया है। वॉलेंटरली वर्ड जो है वो हमको रिप्रेजेंट करता है कि सामने वाले का इंटेंशन था, उसकी स्वेच्छा थी। फिर हम बात करें विश्वास करने का कारण, मतलब हम बोल सकते हैं उसको कि रीजंस टू बिलीव। ये वर्ड भी कई जगह हमको डेफिनेशंस में, प्रोविजंस में देखने को मिलेगा कि रीजंस टू बिलीव है। तो रीजंस टू बिलीव है मतलब उसने बिलीव किया, उसके पास रीजन से बिलीव करने के लिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेंस रिया लग रहा है। तो वॉलंटरली, फिर रीजंस टू बिलीव। फिर हम बात करें इसी में तो डिसऑनेस्टली हमारा सेक्शन वॉलंटरली सेक्शन 39 में है, डिसऑनेस्टली जो है वो सेक्शन 24 में है। ठीक है, तो रीजंस टू बिलीव जो है वो 26 पे है। तो डिसऑनेस्टली जो है वो भी मेंस रिया को डिफाइन करता है। फिर हम बात करें धोखा, या हम बोलते हैं कपट। तो कपट जो है वो हमको सेक्शन 25 में, इसी के जस्ट बाद में फ्रूडुलेंटली सेक्शन 25, यहां पर भी हमको इंटेंशन देखने को मिलती है। फिर हम बात करें जानबूझकर मतलब अपन बोल सकते हैं इंटेंशनली की भी हम बात करेंगे, तो भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमको मेंस रिया देखने को मिलता है। फिर उपेक्षा से, या हम बोल दें ओमिटेड, या बोल दें हम लोग की ओमिशन से। तो ओमिशन से भी अगर हम बात करेंगे तो भी हम लोग बोलेंगे कि ये यहाँ पे है। फिर निग्लिजेंटली
निग्लिजेंटली वर्ड भी आता है, असावधानी पूर्वक, तो भी हम बोलेंगे। तो ये वो वर्ड्स हैं जहां हम बोल सकते हैं कि हमको डायरेक्ट मेंसरिया देखने को नहीं मिलता है, पर कई वर्ड्स में, जनरल एक्सप्लेनेशंस में, जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, हमको कई वर्ड्स में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर मेंसरिया एग्जिस्ट करता है। और यही वर्ड्स जो डेफिनेशंस में आए हैं किसी ऑफेंस की, तो वो भी हमको बताते हैं कि मेंसरिया एक्चुअल में इंडियन क्रिमिनल लॉ में एग्जिस्ट करता है। फिर हम बात करें, तो हम लोग बात करें नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे, एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, उस पर हम लोग देखें कि आर वर्सेस हिंगीस, आर वर्सेस हिंगीस। तो आर वर्सेस हिंगीस का अगर हम लोग केस लॉ देखें, तो आर वर्सेस हिंगीस के केस लॉ में, जो कि 1730 में आया था, इसमें भी हमको प्रातिनिधिक रिप्रेजेंटेटिव लाइबिलिटी के बारे में देखने को मिलता है। रिप्रेजेंटेटिव लाइबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिव लाइबिलिटी का हमको सेक्शन 154, 155, 156, इन सब में हमको रिप्रेजेंटेटिव लाइबिलिटी के बारे में सुनने को मिलता है, वहाँ पर हम लोग जब देखते हैं। तो ये हमारा आईपीसी का जो शुरुआत के जो सेक्शंस हैं वो हम लोगों ने करने की कोशिश करी है। बेसिकली हम लोगों ने केवल एक ही सेक्शन पढ़ा है अभी, वो है सेक्शन नंबर 40। और होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कानून वाला को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।